हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए एआई के वीडियो में जिसका नाम है क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मेनली कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के अंदर आता है। ठीक है, तो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम में बेसिकली होता क्या है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह का क्रिप्टोग्राफिक अप्रोच है। क्रिप्टोग्राफिक अप्रोच मतलब कि जब कोई इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह से दूसरे जगह सेंड करनी होती है, इस तरह से सेंड करनी होती है ताकि उस इन्फॉर्मेशन को केवल वही पर्सन रिसीव करे जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन बनी है। ठीक है, मतलब इंटेंडेड पर्सन ही केवल इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए। तो उसके लिए जो है इन्फॉर्मेशन को एक डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और सेंड किया जाता है। इसी प्रोसेस को, इन्फॉर्मेशन को दूसरे फॉर्म में चेंज करने के और फिर दूसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करने की मेथड को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। मतलब इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उसको हम छिपा रहे हैं ताकि केवल इंटेंडेड पर्सन ही उस मैसेज को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम में क्रिप्टोग्राफिक अप्रोच भी है, मतलब हम एक इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं एक मैसेज के अंदर और ये एक अरिथमेटिक रिलेशनशिप को भी होल्ड करता है। ठीक है, अब हम इस पर डिटेल देखेंगे कि कैसे ये क्रिप्टोग्राफिक अप्रोच भी है और अरिथमेटिक रिलेशनशिप भी इसमें होती है। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारे पजल लिखे हुए हैं, लाइक मैथ प्लस मिथ इज इक्वल टू हार्ड, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, क्रॉस प्लस रोड्स इज इक्वल टू डेंजर, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, बेस प्लस बॉल इज इक्वल टू गेम्स, टफ प्लस डफ इज इक्वल टू राइम, योर प्लस यू इज इक्वल टू हार्ट, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, कंसस प्लस ओहियो इज इक्वल टू ओरेगन। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं और उन रूल्स के बेसिस पे हमें सॉल्व करना होता है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब क्या है, तो पहले देख लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं, तब हम देखेंगे कि सॉल्व का मतलब क्या होता है। तो रूल्स ये होते हैं कि कुछ लेटर्स हैं इसमें, ये लेटर्स जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी 26 लेटर्स में से हो सकते हैं। ठीक है, तो ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हर एक लेटर एक एक नंबर कंटेन करता है, मतलब हर एक लेटर में कोई एक नंबर छिपा हुआ हो सकता है। जैसे ए में 1, बी में 2, सी में 0, इस तरह से। और वो नंबर जो है ये फिक्स है कि 0 से लेके 9 के बीच में ही रहेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 में से ही कोई एक नंबर वो अल्फ़ाबेट रखेगा, बट उस पर कुछ कांस्टेंट लगे हुए हैं। ये कांस्टेंट ये हैं कि उस पजल में अगर एक किसी लेटर ने कोई नंबर चुन लिया, लाइक एम के लिए हमने एक नंबर रख लिया, तो फिर ए टी एच या डी आर ये फिर 1 नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, मतलब हर एक अल्फ़ाबेट को डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होगी और वो न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to 9 के बीच में ही होनी चाहिए। तो इससे एक और चीज़ क्लियर होती है कि टोटल हम कितने अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम में। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है मैक्सिमम 9 अल्फ़ाबेट के लिए, सॉरी 10 अल्फ़ाबेट के लिए, 10 अल्फ़ाबेट के लिए, क्योंकि 0 to 9 10 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर हम 10 से ज़्यादा तरह के अल्फ़ाबेट रखें तो ऑब्वियसली हमें एक नंबर को 2 अल्फ़ाबेट को देना पड़ेगा। तो ये रूल जो है वायलेट हो जाएगा कि एक नंबर कि एक अल्फ़ाबेट एक ही नंबर कंटेन कर सकता है, मतलब कोई कि 2 अल्फ़ाबेट सेम नंबर कंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम समझ गए। अब एक और इंपॉर्टेंट कंस्टेंट यहाँ ये होता है कि जैसे मैथ प्लस मिथ इज इक्वल टू हार्ड है, MATH प्लस MYTH इज इक्वल टू हार्ड, HARD। तो इसमें अल्फ़ाबेट एक नंबर कंटेन करेगा, एक अल्फ़ाबेट एक तरह का ही नंबर कंटेन करेगा, हर एक अल्फ़ाबेट 0 से 9 के बीच में से ही कोई नंबर चुन सकता है। ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। प्लस ये जो प्लस रिलेशनशिप है, अरिथमेटिक रिलेशनशिप मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, वो कैसे होल्ड करता है, ये ऐसे नंबर कंटेन करेंगे कि ये सम 2h का सम इस d के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होना चाहिए कि h का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। मान लीजिए h के लिए हमने नंबर 1 डिसाइड किया, तो h के लिए नंबर 1, तो इस h के लिए भी नंबर 1, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट एक ही नंबर रखेगा, डिफरेंट नहीं रख सकता है। और d जो हो जाएगा वो 1 + 1, दैट इज d को 2 ही रखना होगा अगर हम h को 1 फिक्स कर रहे हैं। तो ये अरिथमेटिकली भी ये चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। t + t इज इक्वल टू r, तो अगर t इज इक्वल टू 2 है तो 2 + 2, क्योंकि दोनों t है, इज इक्वल टू r, r को 4 ही होना होगा। मान लीजिए a को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 1 तो नहीं ले सकते, h को 1 ले चुके हैं, a को 4 ले लेते हैं और y को हम ले लेते हैं 3। तो 4 + 3
यहाँ पे a इज इक्वल टू, चूँकि 4 लिए हैं तो 4 ही लेना होगा, तो y हम ऐसे रखेंगे कि 4 में कुछ जोड़ने पे फिर 4 टाइप का ही आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को हमें कनेक्ट करना होगा और इस तरह से हमें रिलेशनशिप वैलिड करवानी होगी। एक और चीज़ में होती है कि ये समेशन जो इक्वल होता है वो इस तरह से इक्वल होता है कि हर एक नंबर जो है ऐड होगा, जब 0 to 9 के दो नंबर ऐड होंगे तो कुछ कैरी भी हो सकते हैं, तो कैरी डिजिट का भी हमें ध्यान रखना होगा। मान लीजिए ये C1 C2 C3 कैरी हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो इन कैरी का भी ध्यान रखना होगा कि ये कैरी कहीं प्रीवियस डिजिट से तो नहीं आ रहा है। तो समेशन में इन कैरी डिजिट्स का भी तो इफेक्ट पड़ता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से देखेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। और एक फाइनल कंस्टेंट ये है कि जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर लीडिंग नंबर होता है वहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। पहला जो सिंबल है इक्वल टू वाला, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये अल्फ़ाबेट 0 नहीं होगा, ये सबसे फाइनल कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट हमने देख लिए। अब हम देखेंगे एक प्रॉब्लम और उसके बेसिस पे कि सीएसपी में कैसे उसको डिफाइन करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए ये बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है, 2 + 2 = 4, ये क्रिप्टोरिथमेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए पहले हम ये देखेंगे कि इसे सीएसपी में डिफाइन कैसे करेंगे। तो चलिए पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं सीएसपी में। देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सीएसपी में डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स डी सी, वेयर एक्स इज सेट ऑफ वेरिएबल्स, डी इज द सेट ऑफ डोमेन, सी इज द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ एक्स क्या क्या है, जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, मतलब जो अल्फाबेट यूज हुए हैं, तो वो है एफ टी यू डब्ल्यू आर ओ, यही सब यूज हुए हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एफ टी डब्ल्यू यू आर ओ, यही सब यूज हुए हैं। नेक्स्ट डोमेन क्या, हमने अभी जस्ट देखा है क्रिप्टोरिथमेटिक प्रॉब्लम में हर एक अल्फाबेट 0 से 9 तक कोई भी डिजिट ले सकता है, तो डोमेन जो है कॉमनली डिफाइन कर दिया गया है कि हर एक नंबर के लिए यही होगा 0 to 9, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब कांस्टेंट क्या क्या है, सबसे पहला कांस्टेंट हमने क्या लिया था कि कोई भी दो अल्फाबेट सेम नंबर नहीं ले सकता है। तो हमने ऑल डिफ कांस्टेंट वाले वीडियो में देखा था कि ऑल डिफ क्या होता है, सारे वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, ठीक है, जैसे एफ टी यू डब्ल्यू आर ओ। तो इसमें अगर ऑल डिफ लगा दिया जाए, ऑल डिफ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ जो वैल्यू लेगा वो टी नहीं ले सकता, जो टी लेगा फिर वो यू नहीं ले सकता, फिर वो डब्ल्यू नहीं, आर नहीं, ओ नहीं। तो इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स डिफरेंट वैल्यू लेंगे। वो वैल्यू क्या हो सकते हैं, 0 to 9 में से कुछ भी हो सकते हैं, सारे वेरिएबल वैल्यू 0 to 9 में से ही लेंगे, मगर डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला कांस्टेंट। अब चले आते हैं अरिथमेटिक कांस्टेंट पे। तो अरिथमेटिक कांस्टेंट क्या क्या है कि 2 + 2, यहाँ देखते हैं O + O R होना चाहिए, प्लस कुछ कैरी निकल के आ सकता है, मान लीजिए यहाँ कैरी C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा, O + O = R + 10 इंटू जो कैरी निकलेगा, तो यहाँ वही लिखा हुआ है O + O = R + 10 इंटू कैरी, ठीक है। कैरी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है कैरी, या 1 हो सकता है, ठीक है, यही होता है ना कैरी। तो यही एडिशन का यही फॉर्मूला ही होता है कि O + O = R, यहाँ इन दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो R के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, प्लस एक कैरी हो सकता है 10 इंटू C1, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ कैरी नहीं होगा तो C1 हो जाएगा 0, तो 10 इंटू 0 0, सिंपल। O + O = R, और मान लीजिए कैरी होगा 1, तो इधर अगर कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं जो जिसका सम 2 डिजिट का हो जाए, मान लीजिए O हम ले लेते हैं 6, तो 6 + 6 क्या हो जाएगा 12, तो 12 को लिख सकते हैं ना 1 + 10 2 + 10 इंटू 1, ठीक है। तो ये 2 चला जाएगा R के लिए और 10 ये फॉर्मूला वाला, और C1 क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरा कांस्टेंट क्या बनेगा W के लिए, देखिए यहाँ पे W + W = U होना चाहिए, प्लस इधर से कुछ कैरी भी आ सकता है, इसलिए W + W + C1 = U, प्लस इन तीनों का समेशन जो है ये भी तो कुछ कैरी जनरेट कर सकता है, तो वो कैरी क्या होगा U + 10 इंटू C2, यही यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी U + हाँ 10 इंटू C2। तो यहाँ पे है C1 + W + W, C1 कौन सा जो इधर से कैरी आ रहा है, C1 + W + W = U + 10 इंटू C2, U + 10 इंटू C2, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ 10 इंटू C1 किया था वैसे 10 इंटू C2, वहाँ से कुछ कैरी निकल सकता है। सिमिलरली यहाँ से जो कैरी C2 निकलेगा वो ऐड होगा यहाँ पे, तो T + C2 = क्या हो जाएगा O + 10 इंटू C3, वही यहाँ पे लिखा हुआ है C2 + T = O + 10 इंटू C3, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो C3 निकला ये तो अब डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा इसमें, तो ये तो फिक्स है कि F = C3 हो जाएगा। तो देखिए C3 = F = C3, कुछ भी एक ही बात है। और ये दो और कांस्टेंट है, T कैनॉट बी इक्वल टू 0 एंड F कैनॉट बी इक्वल टू 0। ये इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमने क्या बताया था कि जो लीडिंग अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लीडिंग अल्फ़ाबेट है F, तो F कैनॉट बी इक्वल टू 0, और इन दोनों में लीडिंग अल्फ़ाबेट्स क्या हैं T कैनॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए अगर दूसरा अल्फ़ाबेट रहता तो उसको भी 0 के बराबर नहीं हो सकता था। तो T और F जो है वो दोनों 0 के बराबर नहीं हो सकते, ये कंडीशन था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को CSP के फॉर्म में फॉर्मुलाइज कर लिया, X, D, C सब बता दिया, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो है कि हम स्टेट स्पेस ट्री बनाएंगे और सबसे पहले वो वेरिएबल का वैल्यू असाइन करेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स है कि यही होगा या जिसमें सबसे ज़्यादा कांस्टेंट लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी एक लेटर ज़्यादा हो जाए सॉल्यूशन में, देखिए 2 ये 3 लेटर का है, ये भी 3 लेटर का है और उसका रिजल्ट जो है 4 लेटर का हो गया। तो इस तरह से जब भी रिजल्ट एक लेटर ज़्यादा हो जाए तो इतना फिक्स रहता है कि कुछ ना कुछ यहाँ के समेशन से जो है वो कैरी आ रहा है। ठीक है, तो कैरी आ रहा है, कैरी मतलब कुछ ना कुछ, क्या कैरी 0 या 1 होगा। 0 आएगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, बट कैरी 1 आएगा तभी यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा लेटर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कैरी 0 आ नहीं सकता है, सबसे पहला अल्फाबेट 0 हो नहीं सकता है, इसीलिए इतना तो फिक्स है कि ये कैरी 1 आ रहा है तो ये जो पहला लेटर है वो हमेशा 1 होगा। अगर एक लेटर एक्स्ट्रा आ रहा है रिजल्ट में तो पहला लेटर तो 1 होगा, ये एकदम फिक्स है। ठीक है, ये C2 और C1 ये दोनों कैरी का नहीं पता, बट ये कैरी फिक्स है कि 1 है और ये F का वैल्यू होगा। ठीक है, इससे हम सबसे पहला जो स्टेट स्पेस ट्री अपना शुरू करेंगे उसमें हम पहला लिखेंगे कि F इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हम वो वैल्यू देखेंगे जिस वैल्यू में हम मैक्सिमम कांस्टेंट लगा सकते हैं इसकी मदद से। तो देखिए टी में मैक्सिमम कांस्टेंट लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कैरी निकल के आ रहा है, कैरी C3 इज इक्वल टू 1 ही होगा, C3 इज इक्वल टू 0 वाला केस ही नहीं बनता है, और T प्लस टी इज इक्वल टू O प्लस 10 इंटू C3, मतलब C3 तो 1 है तो प्लस 10, इस टाइप से कुछ बन रहा है रिलेशन। तो इसके बेसिस पे हम टी के वैल्यूज रख देते हैं। टी के वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं? देखिए, कुछ कैरी आ रहा है, इसका मतलब ये जो टी का वैल्यू है ये जो है हमेशा 5 या 5 से ज़्यादा होगा, तभी तो 5 5 10, 10 के केस में 0 और 1 कैरी आएगा, या 6 6 12, 2 ओ के लिए बचेगा, 1 कैरी आएगा। अगर 5 से कम रखते हैं, मान लीजिए 4 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो कैरी तो निकल के आ नहीं पाएगा, बट हमें पता है कि कैरी एक आ रहा है, C3 इज इक्वल टू 1 है जो कि F की वैल्यू बनी। और अगर मान लीजिए C2 एक कैरी भी आ रहा है पीछे से, अगर वो ऐड भी हो जाए 4 में, 4 प्लस 4 8 और एक C2 का कैरी भी आ जाए अगर, तो 8 1 9 ही बनेगा, फिर भी डबल डिजिट में नहीं आएगा। इसीलिए इतना तो फिक्स है कि टी का वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? 9 तक। तो F इज इक्वल टू 1 के लिए एक चीज़ हमें पता चल गई कि टी की वैल्यू क्या हो सकती है। टी की वैल्यू हो सकती है 5, टी की वैल्यू हो सकती है 6, टी की वैल्यू हो सकती है 7, टी की वैल्यू हो सकती है 8 और टी की वैल्यू हो सकती है 9। ठीक है, अब हम चीज़ों को एक्सपेंड करते चलेंगे। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करेंगे? एक्सपेंड ऐसे करेंगे कि जैसे डीएफएस का काम करते थे ना, कि एक तरफ जो है लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट में हम चीज़ों को सर्च करते चलते थे और फिर आके हम आगे बढ़ते थे, अगर सॉल्यूशन मिल जाता था वहीं स्टॉप कर जाते थे। तो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है एक से ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं, तो हम एक साइड से चेक करना शुरू करेंगे, अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा हम वही स्टॉप कर देंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे और हम बोल देंगे कि क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड ये उसका सॉल्यूशन। तो चलिए पहले इस वाले ब्रांच को हम एक्सप्लोर करते हैं। अगर t इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, तो क्या होगा? t इज इक्वल टू 5 होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये रिलेशन क्या था? t प्लस टी इज इक्वल टू ओ प्लस यहाँ पे 10 इंटू C1। ठीक है, ऐसा कुछ निकलेगा। तो t 5 होगा तो 5 प्लस 5 10, तो o में क्या हो जाएगा? 0, और ये C1 तो है ही, तो यहाँ से o का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? o का वैल्यू हम रख सकते हैं 0। ठीक है, और अगर मान लीजिए C2 कोई कैरी आ रहा है पीछे से और T5 है, तो 5 प्लस 5 10 प्लस C2 जो कैरी आ रहा था 11, 11 के का O का 1 हो जाएगा और एक चला जाएगा कैरी में, तो O इज इक्वल टू 1। यहाँ से दो ही ऑप्शन मिल सकते हैं O के लिए, और T इज इक्वल टू 5 रखें तो O के लिए या तो 0 मिलेगा या O के लिए 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी मेंशन करना जरूरी है, मैं एरो बना देते हैं ताकि पता चले किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, कि यहाँ कब था? जब C2 0 था, मतलब यहाँ से कोई कैरी नहीं आ रहा था तब ना, 5 प्लस 5 10 हुआ था, तो O का वैल्यू 0 रख दिए और कैरी 1 हो गया। अगर C2 इज इक्वल टू 1 था, पीछे से अगर कैरी आ रहा था, तो 10 प्लस 1 11 हो जा रहा था, 11 का 1 O में आ रहा था और एक 1 कैरी में चला जा रहा था। तो ये कॉन्स्टेंट हमें इस लाइन पे, इस आर्क पे लिखना जरूरी है, इसका बाद में यूज होगा, देखेंगे कैसे यूज होगा। अब इससे हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं? जब O इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे O का यूज है, इस फॉर्मूला में लगाएंगे, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू R होगा, तो R यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए? R हो जाएगा हमारा R इज इक्वल टू 0। तो अब हम चेक करेंगे कि कोई कॉन्स्टेंट जो है वो यहाँ पे इनवैलिड हो रहा है क्या, और R 0 होगा प्लस C1 कितना हो जाएगा? कैरी, जब 0 ही रहेगा तो कैरी तो कुछ निकलेगा नहीं, तो C1 इज इक्वल टू 0। तो जब R जो है हमारा वो 0 हो रहा है, इसका मतलब O भी 0 है, R भी 0 है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये कांस्टेंट इनवैलिड हो गया, ये कांस्टेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम का, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं देगा, ये पाथ सॉल्यूशन नहीं देगा, ये पाथ अब फेल हो गया। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ठीक है, अब डीएफएस की तरफ बैक ट्रैक करते हुए यहाँ जाएंगे, यहाँ से कोई दूसरा पाथ था क्या? C1 इज इक्वल टू 1 का कोई पाथ था क्या? नहीं हो पाएगा। 0 पे अगर O का वैल्यू हम लेते हैं तो C1 1 तो हो ही नहीं पाएगा, तो एक ही पाथ था, तो एक और बैक ट्रैक करेंगे। T इज इक्वल टू 5 पे देखेंगे कोई अल्टरनेट ऑप्शन था क्या हमारे पास आगे बढ़ने का? यस, ये ऑप्शन था C2 इज इक्वल टू 1 के साथ आगे बढ़ने का। ठीक है, और अगर हम चाहें तो स्टार्टिंग में इन सब पे
C3 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना तो हमें पता ही था। इन सब आर्क पे भी हम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। C3 इज इक्वल टू 1 सब पे सेम ही होगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये फिक्स है, ये प्रोग्राम के शुरू से पता है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम के शुरू में, तभी तो एक एक्स्ट्रा लेटर आया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम बैक ट्रैक करके आ जाएंगे t इज इक्वल टू 5 पे और देखेंगे कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई दूसरा ऑप्शन है? यस, C2 इज इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन था जब वो इज इक्वल टू 1 आया था। तो पहले हम देखेंगे कि इस रास्ते में ये सारे कॉन्स्टेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं, f इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 5, o इज इक्वल टू 1। देखिए यहीं पे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि o एंड f की वैल्यू सेम हो गई। ऐसा तो हम रख नहीं सकते हैं, f की वैल्यू 1 तो फिक्स है, क्योंकि ये तो हमें पता है एक एक्स्ट्रा लेटर है इसीलिए। तो ये तो यहीं पे फेल हो गया, तो इस पाथ के साथ हम और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसको हम काट देंगे। तो अब हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ से t इज इक्वल टू 5 पे जाएंगे। और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो एक स्टेप और हमें बैक ट्रैक करना होगा और हमें पहुंचना होगा f इज इक्वल टू 1 पे। यहाँ से कोई दूसरा पाथ ये वाला था जब t इज इक्वल टू 6 लिए थे, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। t इज इक्वल टू 6 के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से क्या क्या ऑप्शन है। t इज इक्वल टू 6 होगा तो o की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। यहाँ से दो तरह की वैल्यू आ सकती है। अगर C2 जो है प्रीवियस कैरी अगर 0 आए, C2 इज इक्वल टू अगर 0 आए तो o की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 प्लस 6 12 का 2 और 1 हो जाएगा कैरी C3 वाला। ठीक है, तो o इज इक्वल टू 2 मिलेगा। और अगर C2 का वैल्यू जो है वो 1 आए, कैरी पीछे से 1 आए, तो 6 प्लस 6 12 प्लस 1 जो कैरी आ रहा है प्रीवियस, तो 13 का 3 हो जाएगा वो। ठीक है, और जो 1 कैरी बचेगा वो चला जाएगा नेक्स्ट में C3 में, वो तो है ही, पता ही है। अब इस दोनों ऑप्शन में हम किसके साथ पहले आगे बढ़ेंगे? हम पहले आगे बढ़ेंगे इस वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि o इज इक्वल टू 2 पे r की वैल्यू क्या आ रही थी। तो r की वैल्यू जो है क्या क्या आएगी? 2 प्लस 2, r की वैल्यू आएगी 4, तो r इज इक्वल टू आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई हमारी 4। और C1 की वैल्यू क्या आएगी? कोई कैरी है नहीं तो 0, क्योंकि 2 प्लस 2 में कोई कैरी तो नहीं आ रहा ना, राइट। r इज इक्वल टू 4 आ जा रहा है, तो r इज इक्वल टू 4 हम करके फिर देखेंगे कुछ कांस्टेंट जो है वो वायलेट हो रहा है कि नहीं। तो कांस्टेंट तो कुछ भी वायलेट मुझे दिख नहीं रहा है। 1 F1 T6 O2 R4 अभी तक सारे लेटर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट रख रहे हैं, सारे समेशन वगैरह सब ठीक हो रहे हैं। तो आगे और हम देखेंगे कि r इज इक्वल टू 4 आ गया तो w और u क्या ले सकते हैं। तो r के जब यहाँ तक वैल्यू हमने ले लिया तो w के लिए क्या क्या ऑप्शन बचा है। तो w के लिए ऑप्शन बच गया है हमारे पास क्या क्या, देखिए 1 6 2 4 ये नंबर्स यूज कर लिए तो बचे 2 यूज कर लिए हैं, तो 3 5 7 8 9। तो W जो है वो 3 हो सकता है, W जो है वो 5 हो सकता है, W जो है वो 7 हो सकता है, W जो है वो 8 हो सकता है, और W जो है वो 9 हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर W 3 हम लेंगे, ठीक है, तो इस केस में देखिए हमारा ऊपर से C1 क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, तो हम C1 0 वाला ही केस लेंगे। तो C1 0 था और C2 भी हम ये मान चुके हैं कि ये 0 वाला ही ब्रांचिंग है। तो जब C1 C2 0 और C3 तो 1 होगा ही इसमें आएगा, तो W इज इक्वल टू 3 कैसे काम करेगा? W प्लस W इज इक्वल टू U होना चाहिए। तो 3 प्लस 3 दैट इज U इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 6। U इज इक्वल टू यहाँ से 6 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से ऊपर से C1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो फिर से लिखने की जरूरी है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कोई कांस्टेंट वायलेट हो रहा है क्या? जब u इज इक्वल टू 6 आएगा w इज इक्वल टू 3 के लिए, तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 0, C2 इज इक्वल टू 0 वाला ही ब्रांच है, तो यस ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। बट u इज इक्वल टू 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि t इज इक्वल टू 6 यहाँ हम ले चुके हैं ऊपर ही। तो देखिए वायलेट हो रहा है ना, t और u इज इक्वल टू 6 देखिए एक ही ब्रांच में है, F1 T6 O2 R4 W3 और U6, ये सारे एक पाथ हैं। एक पाथ में एक अल्फाबेट एक ही नंबर लेगा, तभी तो वो पाथ सॉल्यूशन बनेगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट सब नंबर लेगा तो। बट ऐसा हुआ नहीं, यू ने वही नंबर चुन लिया जो टी ने चुना था, इसीलिए ये जो है वो फेल हो गया और इसको लेके हम और आगे नहीं बढ़ेंगे इस रास्ते को। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे W इज इक्वल टू 5। जब W इज इक्वल टू 5 होगा तो C2 इज इक्वल टू, पहले ये देखिए W प्लस W क्या हो जाएगा? 10, तो C2 हो जाएगा हमारा 1, तो C2 हो जाएगा 1 और U हो जाएगा 0। तो U इज इक्वल टू 0 देखने से पहले हम ये देखेंगे C2 इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं क्या इस पाथ में? नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम C2 इज इक्वल टू 0 से आगे बढ़े थे, तब R इज इक्वल टू 4 आया था, तो यहाँ पे C2 इज इक्वल टू 1 आया, तो इसको ये भी फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है वायलेट हो रहा है, इसलिए फेल। ठीक है, अब यही सेम चीज देखिए W इज इक्वल टू 7 में भी C2 इज इक्वल टू 1 आएगा, W इज इक्वल टू 8 में भी C2 इज इक्वल टू 1 आएगा, और W इज इक्वल टू 9 में भी C2 इज इक्वल टू 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 प्लस 7 14। ठीक है, 14 में 4 जाएगा U को और 1 जाएगा कैरी, तो C2 1 होगा। 8 प्लस 8 16, 16 में क्या हो जाएगा? 6 जाएगा U को और 1 आएगा कैरी, C2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। और यहाँ 9 में 9 प्लस 9 18, 18 में U को जाएगा 8 और C2 को जाएगा 1, तो यहाँ भी ये सब C2 1 वाला है, बट C2 यहाँ पे हमको 0 चाहिए, ये कॉन्स्टेंट फेल हो रहा है, तो ये सब का सब क्या है? फेलियर कंडीशन है, और इन सब के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहीं पे कट गए। तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस डिस्कार्ड हो गए। तो अब हम बैक ट्रैक करेंगे, सारे ऑप्शन जब क्लियर हो गए, यहाँ के हमने टेस्ट कर लिए, कुछ भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो
ओ इज इक्वल टू 2 पे चलेंगे, देखेंगे कोई और ऑप्शन था क्या, ओ इज इक्वल टू 2 पे, नहीं, एक ही ऑप्शन था। तो और पीछे चलेंगे, टी इज इक्वल टू 6, टी इज इक्वल टू 6 पे और ऑप्शन था, यस ये वाला जो हमने अभी तक नहीं देखा है। तो चलेंगे इसको लेके साथ कि अब पहले यहाँ चेक करेंगे कि कोई अभी तक कुछ वायलेट हो रहा है क्या कंडीशन। 163 कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं अभी वायलेट नहीं हो रहा है। तो जब O3 है तो O3 से R का वैल्यू क्या हो सकता है। O3 से पहली बात तो ये कि O प्लस O दैट इज 3 प्लस 6, R का वैल्यू हो जाएगा 6, तो C1 हो जाएगा 0 क्योंकि 6 में कोई कैरी तो आ नहीं रहा है, R का वैल्यू जाएगा 6। पहले देखेंगे यहाँ कोई कंडीशन वायलेट हो रही है कि नहीं, अगर हो रही है तो यहीं पे बंद कर देंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। तो देखिए हो रही है, कैसे, R का वैल्यू 6 हो गया जबकि T ने 6 ले लिया है, ठीक है। तो अगर T की वैल्यू 6 है तो R नहीं ले सकता है, तो यहाँ पे ये फेल हो गया, ठीक है, कांस्टेंट। और हम इस ब्रांच के साथ आगे नहीं चलेंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ कोई अल्टरनेट ऑप्शन था क्या, नहीं, फिर बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे T इक्वल टू 6 पे, और कोई ऑप्शन है नहीं, फिर से बैक ट्रैक करेंगे, F इक्वल टू 1 पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, T इक्वल टू 7। तो अब इसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जब T इक्वल टू 7 हुआ तो O का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए दो केस बन सकते हैं, फिर C2 का 0 हो जाएगा वैल्यू, या C2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। जब वैल्यू 0 हो जाएगा तो O का वैल्यू क्या होगा, 7 प्लस 7 14। अब देखिए 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, तो C2 इज इक्वल टू 0 आएगा, इधर से कुछ नहीं आ रहा है, तो O का वैल्यू हो जाएगा 14 का 4 और C3 में चला जाएगा 1, 14 का 1 जो है वो कैरी C3 जो कि ऑलरेडी है, यहाँ ऊपर से हम आ रहे हैं, C3 इज इक्वल टू 1, गुड। और अगर C2 इज इक्वल टू 1 हो गया तो 7 प्लस 7 14, ठीक है, और एक पीछे से कैरी आ रहा है तो वो मिलके हो जाएगा 15, 15 का 5 आ जाएगा O में, और 1 चला जाएगा कैरी C3 में, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन बनेंगे। अब इस दोनों में हम DFS को फॉलो करते हुए पहले इस वाले ऑप्शन के साथ आगे चलेंगे। O इज इक्वल टू अगर 4 होगा तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, O प्लस O इज इक्वल टू R है, तो 4 प्लस 4 R का वैल्यू हो जाएगा 8, और कैरी तो कुछ निकल नहीं रहा है 4 प्लस 4 में, तो इसका मतलब C1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, C1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है और R का वैल्यू 8 हो रहा है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा क्योंकि कैरी तो एक ही बस 0 वाला आएगा। तो R का वैल्यू 8 के साथ हम W का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए 1748 यूज हो चुके हैं नंबर, कोई कॉन्स्टेंट भी वायलेट नहीं हो रहा है, C1 C2 ये सब ठीक ठाक है, और देख रहे हैं कि कोई भी नंबर रिपीट सेम वेरिएबल नहीं लिया है। तो R के 8 के लिए W के पास ऑप्शन अब बचते हैं, W इज इक्वल टू 2 3 5 6 9, W इज इक्वल टू 2, W इज इक्वल टू 3, W इज इक्वल टू 5, W इज इक्वल टू 6 एंड W इज इक्वल टू 9। तो इतने सारे ऑप्शन बचे W के लिए। अब देखिए जब W इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं U के लिए। तो जब W इज इक्वल टू 2 हो गया तो U क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, W प्लस W ही U है ना, तो U हो जाएगा हमारा 4, और C2 क्या हो जाएगा इस केस में, C2 हो जाएगा 0। तो देखिए कोई कांस्टेंट वायलेट हो रहा है क्या, ये C2 वाले C2 इज इक्वल टू 0 वाले ब्रांच से ही आ रहे हैं, इस ब्रांच में तो अभी तक घुसे नहीं, यस ये यहाँ वायलेट नहीं हो रहा है, सही है, ठीक है। और कुछ वायलेट हो रहा है क्या, R इज इक्वल टू 8 था, ओके 0 है, 0 है, इधर से कुछ डाल नहीं रहा है, W प्लस W, और R इज इक्वल टू 8 में C1 0 था इसलिए W प्लस W किए हैं, पीछे से C1 कुछ नहीं गया है, यहाँ भी जब R इज इक्वल टू 0 था तो C1 इज इक्वल टू 0, यहाँ ऊपर से C1 इज इक्वल टू 0 से ही हम आ रहे हैं, सब कुछ सही है। और कोई नंबर रिपीट लिया क्या, यस ये वाला कॉन्स्टेंट वायलेट हो रहा है, यहाँ पे O इज इक्वल टू 4 है, यहाँ U ने भी 4 ले लिया नंबर, तो ये तो हम नहीं चल सकते, ये फेल हो गया, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करते R इज इक्वल टू 8 पे दूसरा ऑप्शन W इज इक्वल टू 3 के लिए, देखिए जब 3 होगा तो U क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, और कैरी जो हो जाएगा 0 ही रहेगा, तो कैरी हो गया C2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैरी वाला तो कुछ वायलेट हो नहीं रहा है, नंबर सेम ले रहे हैं क्या, क्या दो, F1 T7 O4 R8 W3 U6, नहीं कोई जो है वायलेट नहीं हुआ रूल, तो ये हो गया सक्सेस, मतलब ये हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो ये एक पाथ हो गया, हम ऐसे करके पाथ को दिखा देंगे सॉल्यूशन में कि ये हमारा एक सॉल्यूशन निकला इस स्क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम का, ठीक है। और उसके बाद हम फिर ये लिख देंगे कि ये जो सोल्यूशन है, द सोल्यूशन इज, फाइनली साइड में लिख देंगे F इज इक्वल टू 1, T इज इक्वल टू 7, O इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 8, W इज इक्वल टू 3 एंड U इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम फाइनली सॉल्यूशन को लिख देंगे। तो इसी तरह से क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और कभी कभी इससे कनेक्टेड एक और चीज़ दे दी जाती है क्वेश्चन में कि अगर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है तो बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TOFU, टोफू। तो टोफू का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वैल्यू हमने पता कर दिया ना, टी का वैल्यू क्या है 7, 7 रख दीजिए, ओ का वैल्यू क्या है 4, 4 रख दीजिए, एफ का वैल्यू क्या है 1, 1 रख दीजिए, यू का वैल्यू क्या है 6, तो टोफू मीन्स 7416, ठीक है। तो टोफू किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 7416। इस तरह से हम इस पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई करके बना सकते हैं। और ये जो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम है ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में नहीं,
बल्कि आपके जो कैंपसिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी होते हैं। जितने भी इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह भी आजकल क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम को देने लगे हैं अपने कैंपस सिलेक्शन के प्रॉब्लम में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा। प्लीज़ आप इसे 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करें और कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए करें जो हमने देखा स्टार्टिंग में, जैसे मैथ प्लस मिथ इज इक्वल टू हार्ड, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, क्रॉस प्लस रोड इज इक्वल टू डेंजर। ये सब खुद से सॉल्व करें। 2 + 2 इज इक्वल टू 4 हमने इस वीडियो में कर दिया है ऑलरेडी कंप्लीटेड। बेस प्लस बॉल इज इक्वल टू गेम्स, टफ प्लस डफ इज इक्वल टू राइम, योर प्लस यू इज इक्वल टू हार्ट, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 एंड कंसस प्लस ओ इज इक्वल टू ऑरिगन। अगर इतना कर लिया ना आपने, तो आप इस सब्जेक्ट के जो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम के हैं वो काफ़ी अच्छे नॉलेज आपको हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।